नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आज दुनिया के कई देश संस्कृत के विकास और प्रचार प्रसार की कोशिश में जुटे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में संस्कृत का महाकुंभ चल रहा है। इसी की पृष्ठभूमि में 60 देशों के 600 से ज्यादा विद्वान इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और इसी सम्मेलन की पृष्ठभूमि में आज हम संस्कृत की दशा और दिशा पर बात करेंगे। संस्कृत को संसार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत भारतीय संस्कृति और सभ्यता की संवाहक भाषा भी मानी जाती है। लेकिन क्या कारण है कि यह भाषा नई पीढ़ी के बीच अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है? दुनिया के तमाम देश आज संस्कृत की ओर लौट रहे हैं, लेकिन भारत में यही भाषा उपेक्षा का शिकार हो रही है। विशेष में आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बात। तो आइए शुरू करते हैं विशेष संस्कृत की विरासत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इस वक्त 16वां अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन चल रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के दर्जनों मुल्क के विद्वान हिस्सेदारी कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस अहम सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने संस्कृत की खासियतों को गिनाते हुए कहा कि इस दिशा में और ज्यादा प्रयास करने की दरकार है। लोगों का ये जमावड़ा संस्कृत के प्रचार के लिए जमा हुआ है और ये भारत का कोई शहर नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के मुल्क थाईलैंड की तस्वीरें हैं। मौका है 16वें संस्कृत सम्मेलन का। 60 देशों से करीब 600 संस्कृत के जानकार यहाँ इस भाषा में शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने थाईलैंड दौरे के बीच इस अहम सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा का नाम नहीं बल्कि ये अपने भीतर समूची जीवन शैली समेटे हुए है। संस्कृत भाषाया गंगायाः समय गंगा गोमुखतः आरभ्य गंगा सागर पर्यंत सर्वत्र पवित्रा तिष्ठति। मार्गे गंगया सह संयुक्ता सर्वामपि नदी गंगां पवित्र करोति। सा नदी अपि गंगात्वं प्राप्नोति। संस्कृत गंगा अपि तथैव स्वयं पवित्रा पुनश्च यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र सर्वत्र पवित्रतां प्रसारयति। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संस्कृत को मौजूदा दौर में अंतर्राष्ट्रीय भाषा करार दिया। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रही स्वराज ने कहा कि प्रचार के जरिए इसकी महत्ता को स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में संस्कृत को तकनीक के साथ जोड़ने की बात चल रही है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि संस्कृत के इस्तेमाल से सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण विकास हो सकता है। सुषमा स्वराज ने ज्ञान विज्ञान की भाषा के तौर पर संस्कृत की समृद्ध विरासत का हवाला दिया। योगस्य भाषा संस्कृतम, आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतम, भारतीय गणितस्य भाषा संस्कृतम, नाट्यशास्त्रस्य भाषा, भगवद गीतायाः भाषा संस्कृतम, प्राचीन भारतस्य शिल्प, कृषि, रसायन, खगोल, पशुविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति इत्यादि विविध शास्त्राणां भाषा संस्कृतम। संस्कृतं विना प्राचीन भारतम् अवगन्तुं न शक्यते। ये पहला मौका है जब कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री विदेश में संस्कृत सम्मेलन में हिस्सेदारी कर रहा है। जानकारों की माने तो संस्कृत के प्रति ये एनडीए सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है और भारत की इस प्राचीन भाषा के लिए बेहतर संकेत है। 5 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन के आखिरी दिन यानी 2 जुलाई को समापन समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी हिस्सेदारी करेंगी। थाईलैंड में इस सम्मेलन को लेकर काफी उत्साह है और इसमें शोध पत्रों के अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। This time it was prepared for in real earnest because we also organized plays in Sanskrit and there were special sessions which paid special attention to the nuances of the usage of Sanskrit language, how to propagate around the world, etc. So 2 days of very hectic activity. 16वें अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में 24 वर्गों में शोध पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें वेद से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक शामिल है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 1972 में दिल्ली में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद अलग अलग देशों में हर 3 साल बाद इसका आयोजन होता है। 15वां सम्मेलन 2012 में दिल्ली में हुआ था, जबकि 14वां 2009 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। अकेले भारत से इस बार 250 से ज्यादा विद्वान इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक जमाने में ज्ञान के तमाम अनुशासनों में जिस भाषा का डंका बजता था, वो आज बेहद कमजोर पड़ गई। देश के भीतर संस्कृत बोलने वालों की तादाद लगातार कम होती जा रही है, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो संस्कृत को लेकर उम्मीद की एक नई किरण जगाते हैं। अथवा शन्नो मित्रशं वरुण किम कस्य मंत्रस्य अर्थं जानाति। यह है कर्नाटक के शिमोगा जिले के मत्तूरू गांव का आम चौराहा। आपस में बातचीत कर रहे लोग यहीं के बाशिंदे हैं। साधारण जीवन शैली वाले लोग। ये किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में उच्च शिक्षा हासिल कर नहीं लौटे, बल्कि मत्तूरू में ही पले बड़े हैं। तकरीबन गांव का हर व्यक्ति संस्कृत में ही बातचीत करता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक का ये गांव देश में इकलौता नहीं है, बल्कि राजस्थान के बांसवाड़ा का गनोदा गांव, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का झीरी गांव और ओडिशा के केउंझार जिले का श्याम सुंदरपुर गांव भी इसी परंपरा में आते हैं। संस्कृत को जिंदा रखने में इन गांव का अहम योगदान है। सबसे कम संस्कृत तत्सम तद्भव, मतलब वैसे का वैसा शब्द या रूप बदला हुआ शब्द सबसे कम 70% तमिल में है और मलयालम में 84% है, तेलुगु में 82% है और पंजाबी में, मेरी मदर टंग में, 94% ऑफ वोकैबुलरी इज संस्कृत। हालांकि कड़वा सच ये है कि संस्कृत चंद गांव तक ही सिमट कर रह गई है। बड़ी आबादी ने इससे दूरी बना ली, या यूं कहिए कि समय के साथ साथ संस्कृत से दूरी बनती गई। आलम यह है कि 2001 की जनगणना में महज 14,135 लोगों ने ही पहली भाषा के तौर पर संस्कृत का नाम लिया। कुल आबादी का ये नगण्य हिस्सा है। अक्टूबर 2012 में सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गोस्वामी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संस्कृत को अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा देने की मांग की। जाहिर है हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा हासिल है और संविधान की 8वीं अनुसूची में बिल्कुल शुरुआत में जिन 14 भाषाओं को दर्ज किया गया उनमें संस्कृत भी शामिल है। लेकिन चिंता का दायरा बीते कुछ सालों में बढ़ा है। संस्कृत नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम व्यवहार में, क्योंकि वो कैरियर ओरिएंटेड नहीं होने से थोड़ा पिछड़ गई है। और कई रीज़न है उसमें, आप कह सकते हैं जोग्राफिकल रीज़न है या हिस्टोरिकल कुछ रीज़न है, वो अपनी जगह है। लेकिन संस्कृत हमारे जीवन में अभी भी है और आगे हमको और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मंत्रों में संस्कृत है, पूजा पाठ में संस्कृत है, धर्म कर्म में संस्कृत है, लेकिन आम जुबान से गायब। सरकार ने इसे बढ़ावा देने की कई कोशिशें की, लेकिन भाषा में रवानगी नहीं घुल पाई। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे इसे ज्ञान और सामान्य बातचीत की भाषा में तब्दील करने की कोशिश रंग लाएगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर संस्कृत में समाचार बुलेटिन के अलावा देश में कई पत्र पत्रिकाएं इस भाषा में छपते हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक इस वक्त 90 पत्रिकाएं संस्कृत में प्रकाशित होती हैं। कोशिश की जा रही है कि संस्कृत को बदलते जमाने के मिजाज के साथ जोड़ा जाए। सरकार ने अभी इसी संडे से एक आधे घंटे का संस्कृत का कार्यक्रम शुरू किया दूरदर्शन पर, वार्तावली करके, और 5 मिनट का सुबह आता ही है समाचार अभी तक। वो अगर 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो तो और अच्छा है। आकाशवाणी से पिछले 41 साल से 2 समाचार आते हैं। सुबह एक समाचार 6:55 से 7 तक और शाम को 6:10 से 6:15 तक आता है। वो समाचार का टाइम अगर बढ़ाया जाए, 10 मिनट का किया जाए, 15 मिनट का किया जाए, वो 3 बुलेटिन किया जाए, सब श्रोता लोग डिमांड करेंगे तो वो भी बढ़ाएंगे। तो सरकार की अपनी एक नीति है कि जिसकी डिमांड है वो करना है। भाषा वैज्ञानिकों के मुताबिक 179 भाषाओं और 544 बोलियों का जन्म संस्कृत से हुआ। लिहाजा बड़े भौगोलिक इलाके में संस्कृत को जानने समझने वाले आज भी मिल जाते हैं। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के जरिए इसकी लोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है कि जनता के बीच इसे कैसे स्थापित किया जाए। दीपक डोभाल के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और संस्कृत को भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। एक भाषा के रूप में संस्कृत की वैज्ञानिकता प्रामाणिक है, और इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान की विरासत से भी संस्कृत समृद्ध है। दुनिया की तमाम भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव भी दिखता है, क्योंकि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि ज्ञान की सुविकसित प्रणाली भी है।
ना सदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम् अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात केवल स्वयं के विषय में सोचना काफी छोटी सोच है। जिनका हृदय विशाल होता है उनके लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है। पहली बार संस्कृत ने ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दिया। केवल शब्दों में नहीं, संस्कृत ने मानवीय एकता के इस भाव को हकीकत में भी चरितार्थ किया। शायद यही वजह रही कि अतीत में भारत आने वाले दुनिया के दूसरे देशों के कई विद्वानों ने संस्कृत को अपनाने में रुचि दिखाई। भारतीय संस्कृति का जो मूल है, जब से भारतीय संस्कृति है तब से यह संस्कृत भाषा है और इसको विदेशियों ने भी और भारतीयों ने भी इसको प्रमाणित किया हुआ है। संस्कृत उच्च कोटि के मानवीय मूल्यों और आदर्शों का आधार भी रही, जिसने 5000 साल से भारत के अस्तित्व को कायम करने में अहम योगदान दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, संस्कृत भाषा और साहित्य की महान निधि है जो भारत के पास है, ये एक शानदार विरासत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संस्कृत को भारतीय संस्कृति की आत्मा भी कहा जाता है। वेदों को प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत वेदों की भाषा रही है। इस लिहाज से भाषा के रूप में संस्कृत को सबसे पुरानी भाषा माना जाता है। संस्कृत हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की मुख्य शाखा, हिंदी ईरानी भाषा की हिंदी आर्य उपशाखा की मुख्य भाषा है। इसके कई आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बंगला आदि का जन्म हुआ है। इससे कई आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बंगला आदि का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, यूरोपीय खानाबदोशों की रोमानी भाषा का उद्गम भी संस्कृत से ही हुआ। व्याकरण के आधार पर संस्कृत दुनिया की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा भी है। न केवल भारत की भाषाएं बल्कि पूरी भारोपीय भाषाएं जितनी हैं उन सब का मूल संस्कृत है। अगर हम केवल भारत की ही बात करें, बहुत आसानी से जो संस्कृत जानता है वो कई भारतीय भाषाओं को समझ लेता है। जैसे बंगला है, आसामी है, उड़िया है, तेलुगु है। तेलुगु में भी बहुत 70% से ज़्यादा शब्द संस्कृत के हैं। मलयालम में उसमें भी है। महाराष्ट्री जो है मराठी, उसमें संस्कृत के खूब प्रभुत मात्रा में शब्द हैं। हिंदी तो पूरी की पूरी संस्कृत भाषा पर आश्रित है। जानकारी के लिहाज से भी संस्कृत एक बेजोड़ भाषा है। इसमें अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, रसायन, वनस्पति शास्त्र, साहित्य, शरीर स्वास्थ्य जैसे व्यापक विषयों पर कई रचनाएं और ग्रंथ मौजूद हैं। संस्कृत को केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांडों की भाषा मानना दरअसल एक गलत अवधारणा है। संस्कृत केवल भाषा न होकर पूर्ण ज्ञान की प्रणाली भी है। ऋषि मुनियों, विद्वानों ने अपने शोध के विस्तृत अध्ययन के जरिए संस्कृत को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे हिंदी हो या कोई क्षेत्रीय भाषा हो, तो सब में संस्कृत का प्रभाव है, तो हम सब मानते हैं और जो भी पढ़ेगा उसको समझ में भी आएगा। जितने भी शब्द हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें 90% शब्द जो है संस्कृत के हैं। दरअसल संस्कृत ज्ञान की वो परंपरा और भाषा है जो समूची दुनिया को तमसो मा ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का संदेश देती है। दीपक डोभाल के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे संस्कृत भाषा के इतिहास और उसके विकास के बारे में। छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे।
जयललिता को मिली बड़ी जीत। केरल में यूडीएफ का परचम बरकरार। देखिए पहली खबर, उपचुनाव के नतीजे आज रात 8 बजे। यूं तो संस्कृत आम बोलचाल की भाषा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को जानने के लिए संस्कृत हमेशा से अहम रही है। ऐसा केवल हम ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश भी मानते हैं, और यही वजह है कि यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी संस्कृत को पूरे विश्व समुदाय की अमूल्य धरोहर मानते हैं। देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हो रहे प्रयासों पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। संस्कृत एक जटिल भाषा है या सरल भाषा, ये एक बहस का विषय हो सकता है। आम बोलचाल में संस्कृत का इस्तेमाल भी बेशक कम ही होता है, लेकिन इससे संस्कृत का महत्व कम नहीं हो सकता। संस्कृत हमारी संस्कृति की आत्मा है। यह हमारे अतीत और वर्तमान की अहम कड़ी भी है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 8वीं तक छात्र अनिवार्य विषय के रूप में संस्कृत पढ़ते हैं। वहीं देश के कई राज्यों में भी तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाई जाती है। कुछ राज्यों में संस्कृत दूसरी भाषा के तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। कई राज्यों में 6वीं से 10वीं तक संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, जबकि छात्र इसे 11वीं से ऐच्छिक विषय के तौर पर पढ़ सकते हैं। कि संस्कृत को सिर्फ देखा जाता है पूजा की भाषा, जैसे इट इज़ कनेक्टेड इनएक्सट्रिकेबली टू द आइडिया ऑफ रिलीजन, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि संस्कृत जो है, ये संस्कृत में जो ग्रंथ हैं, लिंग्विस्टिक्स, पोइट्री, फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉ, सबके टेक्स्ट हैं। संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिए देश में 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, 21 आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, 4 शोध संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय संस्थान के 11 कैंपस और 73 वैदिक पाठशालाएं हैं। देश में संस्कृत के करीब 750 कॉलेज हैं। संस्कृत के ज्ञान को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए जनवरी 2014 में दूसरे संस्कृत आयोग का गठन किया गया। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वानों को सम्मानित करने के लिए सम्मान प्रमाण पत्र और युवा जानकारों के सम्मान के लिए महर्षि बादरायण व्यास सम्मान दिया जाता है। इस योजना में अनिवासी भारतीयों और विदेशी विद्वानों को दिए जाने वाला सम्मान भी है। जानकारों का मानना है कि संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए अभी और कदम उठाने की जरूरत है। आपने सारा वातावरण आर्थिक भौतिक बना दिया। कोई ज्ञान का, कोई मूल्यों की संस्कृति तो रही नहीं इस देश में। मूल्य नहीं है। जब आप मूल्यों को समझने लगेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस, लोग अपने आप संस्कृत की इम्पोर्टेंस समझने लग जाएंगे। संस्कृत का एक ग्रंथ कोई पढ़ ले, कोई एक ग्रंथ व्याकरण भी पढ़ ले, मूल्य अपने आप आ जाते हैं। मूल्य सिखाने से नहीं आते। देश में वैदिक संस्थानों और पाठशालाओं की सहायता के लिए 1987 में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान बनाया गया। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1987-88 में जहां 73,94,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, वहीं 2014-15 में ये बढ़कर 2,500 करोड़ रुपए हो गया है। जब हमारा प्रारंभिक जो शिक्षा जगत है, जो बच्चों का है, उसमें संस्कृत का अगर संस्कार नहीं आएगा तो आगे संस्कृत नहीं बढ़ सकती है। तो इसको प्राथमिक कक्षा से लेकर पहली कक्षा न भी हो, दूसरी तीसरी कहीं से इसको अनिवार्य रूप से थोड़ा थोड़ा अध्ययन का विषय बनाया जाना चाहिए। कंपल्सरी रूप में आगे बढ़ कर के वह छात्र अपनी रुचि के अनुसार विज्ञान में जाए, व्यवसाय में जाए। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि संस्कृत उपेक्षा का शिकार भी हो रही है। देश में कक्षा 11वीं के बाद संस्कृत पढ़ने वालों की तादाद घट रही है। संस्कृत सीखने में छात्रों की घटती अभिरुचि कैसे बढ़े, इसके लिए ध्यान देने की दरकार है। वहीं संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी बढ़ावा देना जरूरी है। दीपक डोभाल के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और संस्कृत का इतिहास काफी पुराना है। जानकार इसका इतिहास करीब 5000 साल पुराना मानते हैं। भारत में इसे आर्य भाषा माना जाता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, व्यापक और संपन्न रूप में मौजूद है। और इसी के जरिए प्रतिभा, महत्वपूर्ण चिंतन, मनन, रचनात्मकता और विचार का प्रसार हुआ है।
भारत में आज भी वैदिक संस्कार, पूजा पाठ संस्कृत में ही होते हैं। यही वजह है कि ग्रीक और लैटिन आदि प्राचीन मृत भाषाओं से संस्कृत की स्थिति अलग है। इसे अमर भाषा का दर्जा हासिल है। भारतीय परंपरा के मुताबिक संस्कृत भाषा पहले अव्याकृत थी, यानी उसकी प्रकृति और प्रत्यय का विवेचन नहीं हुआ था। देवराज इंद्र ने प्रकृति और प्रत्यय के विश्लेषण का उपाय दिया। इसी संस्कार की वजह से भारत की प्राचीनतम आर्य भाषा का नाम संस्कृत पड़ा। जानकार ऋग्वेद की भाषा को संस्कृत का प्राचीन उपलब्ध रूप मानते हैं। संस्कृत 19वीं शताब्दी में यूरोप के यंग लोग उस तरह संस्कृत पढ़ते थे जैसे आजकल हमारे बच्चे कॉमर्स या आईटी पढ़ते हैं। और 19वीं शताब्दी में यूरोप के जितने बड़े बड़े थिंकर हैं, शोपेनहावर, शिलर, शेलिंग, नीत्शे, सारे या तो संस्कृत के ही स्कॉलर थे या संस्कृत से इन्फ्लुएंस थे। ऋक् संहिता कालीन साधु भाषा और ब्राह्मण आरण्यक दशोपनिषद नामक ग्रंथों की साहित्यिक वैदिक भाषा का निरंतर विकास हुआ, जो लौकिक संस्कृत या पाणिनीय संस्कृत कहलाया। इसी भाषा को संस्कृत, संस्कृत भाषा या साहित्यिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है। सबसे पहले पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण अष्टाध्यायी लिखा। करीब 600 ईसा पूर्व के इस ग्रंथ को उपलब्ध प्राचीन व्याकरण माना जाता है। दुनिया में इसकी तुलना किसी और ग्रंथ से नहीं की जा सकती। अमेरिका के भाषा शास्त्री अष्टाध्यायी को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। माना जाता है कि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत सबसे ज्यादा व्यवस्थित, वैज्ञानिक और संपन्न भाषा है। पाणिनि का जो ये व्याकरण है जिसमें 4000 सूत्र है, फॉर्मूलाज, और वो ठीक उसी तरह जैसे कंप्यूटर के डाटा मतलब बेसिस होता वैसा है। उन्होंने उस पर भाष्य लिखा, कमेंट्री लिखा है व्याकरण पर। उन्होंने योग सूत्र लिखे हैं पतंजलि जी ने। योग सभी जगह था, लेकिन रिवाइव हुआ। लोगों को लगा कि इससे हेल्थ भी अच्छी होती है, मन भी ठीक रहता है, बीमारियां कम होती है और चुस्ती रहती है। आचार्य पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य नामक मशहूर ग्रंथ में वैदिक भाषा और लौकिक भाषा के शब्दों का उल्लेख है। उस वक्त तक संस्कृत आमतौर पर बोलचाल की भाषा बन गई थी। कई जानकारों का मानना है कि भाषा के लिए संस्कृत शब्द का इस्तेमाल पहली बार वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में किया गया। विद्वानों ने विकास की दृष्टि से संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक काल विभाजन किया है। ईसा पूर्व 4500 से 800 ईसा पूर्व को आदिकाल यानी वेद संहिताओं और वानमन्य का काल माना गया है। ईसा पूर्व 800 से 800 ईस्वी तक को मध्यकाल कहा जाता है। इसी दौरान शास्त्रों, दर्शन सूत्रों, वेदांग ग्रंथों, काव्यों और कुछ प्रमुख साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। 800 ईस्वी से 16वीं ईस्वी तक अब तक के आधुनिक काल को परवर्ती काल कहा गया है। संस्कृत का ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के साथ पारिवारिक और निकट संबंध है। भारत ईरानी वर्ग की भाषाओं यानी अवस्था, पहलवी, फारसी, ईरानी, पश्तो आदि प्राचीन नवीन भाषा संस्कृत के सबसे ज्यादा निकट रहे हैं। देखिए, यूरोप वालों ने लैटिन के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ग्रीक पे नहीं करते, वो उनकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि उनमें इतने बौद्धिक ग्रंथ, इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट नहीं हैं जितने संस्कृत में हैं। और हम लोग तो मान बैठे हैं कि वो डेड लैंग्वेज है। वो डेड नहीं मानते, क्योंकि आइडियाज, विचार मरते नहीं। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप और पश्चिमी देशों का संस्कृत से परिचय हुआ। धीरे धीरे पश्चिम ही नहीं, पूरी दुनिया में संस्कृत का प्रचार हुआ। जर्मन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, अमेरिकी और यूरोप के अनेक छोटे बड़े देश के विद्वानों ने संस्कृत के अध्ययन को लोकप्रिय बनाया। रविंद्र सिंह श्योरान के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।